अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से है। आज सिर्फ उनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। आए हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग ये सीखेंगे कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका काम क्या है। आप सबको पता है कि सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल प्लस या एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सेल के बुनियाद पर कहते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं था फिर हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास कोई वायरस मौजूद है, वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं। इस कैरेक्टर की बुनियाद पर हम वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं। तो सेल तो हमें पता चल गया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बुनियादी इकाई को सेल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, वो टिश्यू बना लेते हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है दिल है, लंग्स है, स्टमक है, इसके अलावा कान है, नाक है, आई है, ये तमाम के तमाम हमारे पास ऑर्गन है। ये ऑर्गन किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? टिश्यू से मिलकर बनते हैं। टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। इसके बाद हम आते हैं सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, सेल के अंदर राइबोसोम्स मौजूद है, न्यूक्लियोसोम्स मौजूद है। सेल्स के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। ये तमाम तर ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद है। तो इन तमाम ऑर्गेनेली को वन बाय वन हम लोग इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरी बात, इन तमाम ऑर्गेनेलीज के बारे में मालूमात, उनके टाइप्स, उनके फंक्शन, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? द स्टडी अबाउट सेल, द स्टडी अबाउट सेल, द स्टडी अबाउट सेल। किसी भी सेल के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। और यही सेल बायोलॉजी हमें बताता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। इंसानों के अंदर, हैवानों के अंदर, मुकम्मल दुनिया के अंदर लार्जेस्ट सेल, मुकम्मल दुनिया के अंदर स्मॉलेस्ट सेल, ये तमाम चीज़ें हमें सेल बायोलॉजी बताता है। सेल बायोलॉजी में आपको ये बता दिया जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए मौजूद है, डीएनए का क्या काम है। सेल बॉडी हमें ये बताएगा डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, इसका क्या काम है। ये तमाम चीज़ें आपको इसी चैप्टर और सेल बायोलॉजी के अंदर सिखा दिया जाएगा। सेल बायोलॉजी को हम लोग एक दूसरा बहुत अच्छा नाम देते हैं, बहुत मशहूर नाम है, इसका नाम है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, फिर इसके बाद 17वीं सेंचुरी के बाद या 17वीं सेंचुरी के अराउंड बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल के डिस्कवरीज पर बहुत सारे काम किए। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि इसका सेल वॉल है, किसी साइंटिस्ट ने कहा नहीं प्लांट्स में सेल वॉल है, किसी साइंटिस्ट ने कहा डार्क ब्राउन कलर का एक शेप इसके अंदर मौजूद है, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, किसी ने कहा कि ये न्यूक्लियोलस है, किसी ने कहा न्यूक्लियन है। बहुत सारे मालूमात इकट्ठा होने के बाद आखिरकार साइंटिस्ट इस बात पर पहुंचे कि वो इन तमाम चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्मेट में बना ले, जिसको उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया। इन सेल थ्योरी में ये 17वीं सेंचुरी के अराउंड जितने भी सेल के हवाले से मालूमात थे उन्हें शॉर्ट करके 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। इन 4 पॉइंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी 4 पॉइंट्स पर बेस करती है। बाज लोग शेल्डन और शिवान का नाम इसको देते हैं, लेकिन नहीं, इसके अंदर लुईस पास्चर है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, इन तमाम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन मौजूद है। अब आते हैं सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट सेल थ्योरी में कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के ऊपर कंपोज्ड है? सेल के ऊपर। जिसके अंदर सेल नहीं होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि डेफिनेशन में गुजर गया, अगर सेल जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का साख्त भी बनाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त, या आसान अल्फाज में हम लोग इसको ढांचा कह सकते हैं। जिस तरह हमारे ढांचा स्केलेटन ने बनाया है, हड्डियों ने बनाया है, इसी तरह सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। हड्डियां भी सेल से मिलकर बनी है, गोश्त भी सेल से मिलकर बना है। दूसरा चीज, इसका खास काम होता है। इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना।
इसका खास काम क्या है? प्रोटीन के बाद एंजाइम बनाना, एंजाइम्स के बाद क्या है? डाइजेशन करना, डाइजेशन के लिए एंजाइम निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस को कन्वर्ट करना, कार्बन को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को कार्बन में, पानी को बनाना, पानी को यूज करना, ये तमाम जो फंक्शन है ये सेल का है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री का मतलब है पहले से मौजूद सेल। इन सेल्स का जो वजूद है, पहले हमारे पास सेल होता था, वो सेल तकसीम होकर के दो बनाता था, दो में चार, चार से आठ, आठ से 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दुनिया में पहला सेल मौजूद था, अल्लाह अलमाइटी ने उसको पैदा किया, फिर उसका डिवीजन हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये तमाम जो सेल है, जो नया सेल हमारे पास आएगा वो अपने पुराने सेल से आएगा, पुराने सेल से आएगा। नया सेल कहाँ से आएगा? पुराने सेल से आएगा। ये बात हमें सेल थ्योरी वालों ने बताई। आखिरी लास्ट पॉइंट क्या बताता है? सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है सर? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना है? क्रोमोसोम से मिलकर बना है। इन क्रोमोसोम्स को हमने बाहर निकाल करके क्रोमेटिन की सूरत में, फिर क्रोमेटिन से ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक खास किस्म के शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम का नाम देते हैं, क्रोमोसोम। फिर यही क्रोमोसोम के अगर हम एक हिस्सा निकाल ले, क्रोमोसोम के एक हिस्से के अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगा? डीएनए मिलेगा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। फिर डीएनए का जब एक टुकड़ा हमने निकाला, हमने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कर दिया, इसको हम लोग आरएनए का नाम भी दे सकते हैं। इसके ऊपर एक खास किस्म के सीक्वेंस पे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। इन न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस को हम लोग जीन नाम देते हैं। मेरे बालों का कलर, मेरा बॉडी करेक्टर, मेरा बॉडी का साइज, मेरा लहजा, मेरा बिहेवियर, ये तमाम ये जीन डिसाइड करता है। ये जीन कहाँ पे मौजूद है? सेल के अंदर मौजूद है। ये तमाम रास्ता मैंने आपको बता दिया कि ये तमाम जीन सेल के अंदर मौजूद है। इसीलिए सेल थ्योरी वाला चौथा पॉइंट कहता है कि सेल के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो इस जीन की बात कर रहा है। और फिर इसके बाद हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और यही तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया जाएगा टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर सेल को हम लोगों ने किस तरह मालूम किया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडीज़ है, ये राइबोसोम्स है, ये न्यूक्लियोसोम्स है। इन तमाम चीज़ों को हम इन टेक्निक के बदौलत सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अपने दुआओं में मुझे याद रखिए।